आपके जी हाँ दिल और दिमाग के डीएनए में पेट्रोटिज्म यानी कि देश प्रेम का भावना बहता है तो आप इलेक्ट्रल बॉन्ड फोबिया का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, आजकल एक नई बीमारी चली है जिसका शिकार मैं भी हो गया था और इसी के कारण लगभग 2-2.5 महीने के बाद मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं। कृपया करके आप मुझे माफ़ करें। जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, ये जो बीमारी हमारे देश में जो चल रही है वह ऐसे लोगों को अपना शिकार बना रहा है जिसके दिल और दिमाग में जी हाँ पेट्रोटिज्म का डीएनए पाया जाता है। अगर आप में भी देशभक्ति का डीएनए पाया जाता है तो यह बीमारी आपको भी अटैक कर सकता है, आपके ऊपर भी यह प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, इस बीमारी से आप कैसे बच सकते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं कुछ तथ्य और कुछ ऐसे डायलॉग के बारे में यहाँ चर्चा करना चाहूँगा जिस डायलॉग को हमारे फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए हुए थे। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। इस डायलॉग के पीछे देशभक्ति की भावना छुपी हुई है। दोस्तों, यह डायलॉग हमें देश के ऊपर मर मिटने का भावना प्रदान करता है। जी हाँ, देश के ऊपर कभी भी किसी भी समय अगर किसी प्रकार का आफत आता है तो यह हमें देश के ऊपर कुर्बान होना सिखाता है, यानी कि देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत यह डायलॉग है। लेकिन आजकल के मौजूदा समय का जो भ्रष्ट नेता है, जी हाँ जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उनका जो डायलॉग है जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, उनका क्या डायलॉग है जानते हैं? तुम मुझे इलेक्ट्रल बॉन्ड दो, मैं तुझे देश को लूटने की आज़ादी दूंगा। ये डायलॉग देश को लूटना सिखाता है, देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना सिखाता है दोस्तों, और देश को रसातल में भेजना सिखाता है। दोस्तों बताइए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले हमारे देश के अंदर इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला काफ़ी जोरों पर है। यह प्रकरण जिन देश प्रेमियों ने सुना वह काफ़ी आहत हुआ, उसको काफ़ी हर्ट हुआ, यानी कि वह सदमे में है दोस्तों। और उसी का शिकार मैं भी हो गया था। मुझे किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था दोस्तों। लेकिन जब मैं डॉक्टर से संपर्क किया तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि सर मुझे क्या हुआ है, तो उन्होंने हमें कहा कि आपको इलेक्ट्रॉल फोबिया हो गया है, इसी के कारण आप बीमार पड़ गए हैं। तब मैंने डॉक्टर से कहा कि सर मुझे कुछ दवा दीजिए। तब उन्होंने हमें ये दवा, जी हाँ ये जो पाउडर देख रहे हैं आप देख सकते हैं, इस पर इलेक्ट्रॉल पाउडर लिखा हुआ है। मैं इसी का यूज करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप ये इलेक्ट्रॉल देख के समझ गए होंगे कि यह इलेक्ट्रॉल फोबिया होता क्या है, और मैं भी इसी का सेवन करता हूं, तब जाके मुझे काफ़ी राहत महसूस हुआ है। जैसा कि दोस्तों अभी हमारे देश के अंदर लोकसभा का चुनाव चल रहा है और आज 20 मई है और आज 5वां चरण का चुनाव होने वाला है और हो रहा है। लेकिन दोस्तों अब हमें चुनाव से डर लगता है। जी हाँ, अब कहेंगे क्यों? तो बिहार राज्य के अंदर जी हाँ जब विधानसभा का चुनाव था तो हमने ईवीएम का एक बटन दबाया था नागपुर के लिए, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मुझे नागपुर के जगह कानपुर पहुंचा दिया गया। जी हाँ, कुछ दल बदलू नेता के द्वारा ट्रैक को पलट दिया गया और हमें जो हमने अपना मत अपने जो लोकप्रिय लीडर थे उनको दिया था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वह लोकप्रिय जो लीडर थे, जी हाँ वह अपना ट्रैक चेंज कर हमें नागपुर की जगह कानपुर पहुंचा देगा। कैसा लोकतंत्र है भाई? क्यों ईवीएम में अलग अलग प्रकार का चुनाव चिन्ह डाला जाता है? जब सत्ता सुख भोगने की बारी आती है तो ये सारे चुनाव चिन्ह जी हाँ सब एक दूसरे में इंक्लूड हो जाता है। तो फिर हम किसी के अगेंस्ट में अगर मतदान करते हैं, किसी दूसरे चुनाव चिन्ह पर हम अपना मत देते हैं, बटन दबाते हैं, तो उसका क्या फायदा? कहाँ है चुनाव आयोग? कहाँ इलेक्शन कमीशन? किस लोकतंत्र की बात हो रही है? दोस्तों, एक कहावत है कि चिराग तले अंधेरा, और मैं एक दूसरी कहावत भी आपको बताऊंगा कि जहां विश्वास वहीं विश्वासघात। जी हाँ, विश्वास के रास्ते ही विश्वासघात की शुरुआत होती है। दोस्तों, हम किसके ऊपर विश्वास करें जो हमारे देश के विकास के लिए ताड़नहार साबित हो? जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं वही लोग हम जनता के साथ, हमारे देश के साथ विश्वासघात करने लगता है दोस्तों। और इसी का उदाहरण आप देख सकते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत। जी हाँ, ये प्रकरण हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी
हो हल्ला मचा दिया था दोस्तों। और आपने देखा कि किस प्रकार इलेक्टोरल बॉन्ड में सिर्फ एक ही सत्तारूढ़ पार्टी नहीं बल्कि कई विपक्ष पार्टियां भी और देश के बहुत सारे जो राजनीतिक दल है सबने मिलकर, जी हाँ, ये चंदा को बटोरा यानी कि देश को खोखला करने का, जी हाँ, काम किया इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी फंडिंग के तहत। आप सबने इस मुद्दे को देखा होगा और काफी आहत हुए होंगे, आप काफी हर्ट हुआ होगा आपको और काफी शॉक भी लगा होगा आपको। जी हाँ, वही शॉट का भुक्तभोगी शिकार मैं भी था। अब हम ऐसे तथ्य आपके सामने में रखूंगा जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों। इतिहास से लेकर वर्तमान तक का मैं सफर आज आपको तय करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह तथ्य जब आप सुनेंगे तो यह तथ्य सुनकर आपको भी काफी आश्चर्य होगा और तब अपने आप को आप ठगा महसूस करेंगे कि क्या हम सिर्फ और सिर्फ वोट डालने का एक जरिया है, बाकी कुछ नहीं। दोस्तों, हम सभी लोग भली भांति जानते हैं कि हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ था। जी हाँ, और लगभग 2 साल बाद चीन भी आजाद हुआ था दोस्तों। जी हाँ, शायद यह बात आप लोगों को मालूम हो या ना हो। अगर मालूम हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम तो आप ये समझ लीजिए कि जब भारत 1947 में आजाद हुआ था उसके 2 साल बाद चीन भी आजाद हुआ था दोस्तों। उस समय चीन की प्रति व्यक्ति आय, जी हाँ, मात्र 115 अमेरिकन डॉलर था दोस्तों, और जबकि भारत का प्रति व्यक्ति आय 210 अमेरिकन डॉलर था दोस्तों। अब आप सोच सकते हैं कि भारत कितना उस समय भी समृद्ध था और चीन के अंदर काफी गरीबी, जी हाँ, भूखमरी, अराजकता, खोखलापन इत्यादि जो है सो उसके देश में पाया जा रहा था। वह काफी बद से बदतर जिंदगी जी रहा था दोस्तों चीन। लेकिन आज के मौजूदा समय में जब हम एक रिपोर्ट आपको सुनाएंगे तो आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। जी, 2023 के रिपोर्ट के अनुसार 2023 के रिपोर्ट के अनुसार चीन का प्रति व्यक्ति आय 5515 अमेरिकन डॉलर हो चुका है दोस्तों, जबकि भारत का प्रति व्यक्ति आय मात्र 2450 अमेरिकन डॉलर है। अब आप सोच सकते हैं जहां से दोनों ने अपनी देश की, जी हाँ, विकास की शुरुआत की थी, चीन आज कहां पहुंच चुका है और भारत किस तरह लुढ़कते हुए, जी हाँ, लौटते हुए अपना कदम आगे बढ़ा रहा है। बताइए कैसा विकास हो रहा है देश के अंदर। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी फंडिंग का जो घपला हुआ था देश के अंदर, उसमें सभी पार्टी ने मजा लूटा था दोस्तों, कुछ कम या ज्यादा, लेकिन सभी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चुनावी फंडिंग किया गया था दोस्तों। ये लोग देश को लूटने की आजादी दे रहा है। ये जो हमारे सत्ताधारी लोग हैं, कारपोरेट वाले को देश की संसाधन को लूटने की आजादी दे रहा है। कैसा विकास होगा दोस्तों। सारे के सारे चीज उन्हीं लोगों के हाथ में। देश के बारे में कौन सोचता है। और मैं अभी और कुछ और रिपोर्ट आपके सामने में रखूंगा। जैसा कि दोस्तों 1978 के बाद चीन ने आर्थिक विकास की तरफ जो है सो कदम बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने अपने देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था, जी हाँ, भूमि सुधार नियम, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर यानी कि निर्माण कार्य, इसके साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाया और अपने, जी हाँ, विस्फोटक जनसंख्या का सही इस्तेमाल किया। और इस प्रकार वह आज अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था वाला देश बन चुका है दोस्तों। बताइए, आश्चर्य लगता है कि जब दोनों की शुरुआत एक ही जगह से हुई थी तो चीन आज कितना आगे पहुंच चुका है और हम भारतवासी इस भ्रष्ट नेता के कारण दिनों दिन कितने पीछे जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हम लोग वोट बैंक का एक जरिया है, बाकी कुछ नहीं। चुनाव से अब हमें डर लगता है। जी हाँ, अगर आप में भी देश प्रेम की भावना अगर बहती होगी दोस्तों, तो आप भी इलेक्टोरल बॉन्ड फोबिया का शिकार हो सकते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ यही दवा आपको काम आएगी। फिर हम कुछ आगे चलते हैं दोस्तों। जैसा कि अभी भी हमारे देश का शिक्षा दर, जी हाँ, हमारे पड़ोसी देश, जो सबसे छोटा पड़ोसी देश है श्रीलंका, जी हाँ, म्यांमार, उससे भी हमारे देश की शिक्षा परसेंटेज जो है, शिक्षा दर बहुत कम है। आप जाके सर्च कर लीजिएगा, तब आपको शायद मेरे बातों पे विश्वास होगी। दोस्तों, एक और सर्वेक्षण के अनुसार, जी हाँ, 2023 के
एक रिपोर्ट के अनुसार चीन का जो जीडीपी है वह 17.3, जी हाँ 17.3 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है दोस्तों, जबकि भारत का जीडीपी मात्र 3.73 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है। अब आप सोच सकते हैं कि वे कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ अभी तक रसातल में ही लुढ़क रहे हैं, बताइए। और मैं फिर आपको कुछ और रिपोर्ट दूंगा, उस रिपोर्ट को जब आप सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हम मतदान करते क्यों हैं। चलिए ये भी रिपोर्ट आप देख ही लीजिए। 2023 के एक रिपोर्ट के अनुसार चीन का विदेशी मुद्रा भंडार 3.200 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है दोस्तों, जबकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 648.56 अरब अमेरिकन डॉलर है। अब आप सोच सकते हैं कि दोनों में कितना बड़ा गैप आ चुका है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है भारत अभी भी एफडीआई में चीन से 20 साल पीछे चल रहा है दोस्तों, विदेशी मुद्रा भंडार में जी हाँ 19 साल पीछे चल रहा है, और निर्यात में जी हाँ 17 साल पीछे चल रहा है। अब बताइए, हमारे माननीय मोदी जी का नारा है 2047 तक हम अपने देश को विकसित राष्ट्र में शुमार कर देंगे, लेकिन इस प्रकार का इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला, विभिन्न प्रकार का घोटाला जब चलेगा तो हम कैसे मान लें कि 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र में शुमार हो जाएगा। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत में भ्रष्ट राजनेता, लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, खराब शिक्षा व्यवस्था, जनसंख्या, ये सब जीवन में कभी भी भारत को विकसित राष्ट्र बनने में काफी बाधक साबित होगा। और किस प्रकार बनेगा ये सोचने वाली बात है, जबकि चीन की जनसंख्या, अभी भारत की जनसंख्या चीन से ज़्यादा हो चुकी है, और जिस समय चीन का जनसंख्या ज़्यादा था उन्होंने वहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाया और अपने आबादी का सही इस्तेमाल किया दोस्तों, और आज वह विश्व का सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था का देश बन चुका है दोस्तों। और हमारे देश के अंदर बेरोजगारी अभी भी सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है। दूर दूर तक, जी हाँ दूर दूर तक कहीं भी आपको रोजगार का सृजनात्मक व्यवस्था नहीं देखने को मिल सकता है दोस्तों। फिर हम कैसे मान लें कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र में शुमार हो जाएंगे दोस्तों। हम काफ़ी आहत है दोस्तों, जी हाँ हमें काफ़ी हर्ट हुआ था दोस्तों, हमें शौक लगा था, जिसके कारण 2.5 महीने के बाद मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आज 20 मई का दिन है और हमारे क्षेत्र में, जी हाँ मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में आज चुनाव होना है, और मैं भी कुछ देर के बाद चुनाव करने जरूर जाऊंगा, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। लोकतंत्र का, जी हाँ सिर्फ लोकतंत्र का, लेकिन काम का कुछ नहीं है दोस्तों। चुनाव आयोग, जी हाँ इलेक्शन कमीशन, ये सब मिलकर सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाता है, जनता को ये कहता है कि आपका वोट, जी हाँ आपका मतदान बहुत कीमती है, इसे प्रलोभन में या लोभ में आकर बेचे ना। लेकिन आप जानते हैं कि आपके वोट का, आपके मतदान का सत्ताधारी लोग या जो नेता को आप चुनते हैं वह सत्ता सुख के लिए होलसेल रेट में बेचता है दोस्तों, और उसकी जो राशि होती है वह लाखों में नहीं दोस्तों, वह करोड़ों में होती है, जी हाँ। और इसी का नतीजा आपने देखा कि जब बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो किस प्रकार पलटू राम ने पलट पलट कर कभी इधर शासन व्यवस्था में जाता था, कभी इसके साथ सत्ता सुख भोगने की कोशिश करता था। क्या फायदा अलग अलग चुनाव चिन्ह बनाकर हम किसी दूसरे पार्टी के अगेंस्ट में जब हम अपना ईवीएम का बटन दबाते हैं, लेकिन फिर भी जिसके साथ हम अगेंस्ट में बटन दबाते हैं उसी के साथ सरकार बनाकर दूसरा पक्ष और विपक्ष मिलकर सरकार बना लेता है, तो कैसा जनतंत्र। आप देख रहे थे चेतना जागृति मंच, आपको क्या लगता है ये सारे जो हमने आपको तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य से लेकर वर्तमान का जो भी रिपोर्ट है वह आपके सामने रखा हूँ, आपको क्या लगता है कि किस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश के अंदर होना चाहिए? आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और दोस्तों जाते जाते मैं फिर आप लोगों को अलर्ट करता हूँ, सतर्क करता हूँ कि आपके, जी हाँ दिल और दिमाग के डीएनए में पेट्रोटिज्म यानी कि देश प्रेम का भावना बहता है तो आप इलेक्ट्रल बॉन्ड फोबिया का शिकार हो सकते हैं। और जब आप शिकार होंगे तो आप ये मेडिसिन याद रखें,
इसको घोलकर आप सुबह शाम पीजिए। हमारे फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जी के लिए एक भावभीनी गरिमा के साथ मुझे प्रणाम कीजिए। लोग एक बार फिर उनका बोलता हूँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे चेतना जागृति मंच।